हाय। भारत की एंशिएंट और अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करते समय हमें हमेशा सिंधु गंगा वैली पर बसे सिविलाइजेशन और किंगडम्स के बारे में बताया जाता है, लाइक 16 महाजनपद, मौर्य, गुप्ता एटसेट्रा। तो एक तो ये हुआ, ऊपर से इसके साथ ही एक अलग लैंग्वेज फैमिली में बिलोंग करने के बावजूद भी लोगों का इस तरह का नाम होने से हम सबको ये लगता है कि इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन असल में नॉर्थ इंडिया का कल्चर और सिविलाइजेशन है। पर अगर हम थोड़े वक्त के लिए अपना नजर सिंधु गंगा से हटा के कावेरी वाइगाई पर डालें, तब हमें सिंधु गंगा सिविलाइजेशन के पैरेलल में एक और सिविलाइजेशन दिखाई देगी जिसे हम संगमेरा कहते हैं। और हमारी दोगलापन तो देखो, हम कहते तो है कि हम सब एक है, लेकिन अंदर ही अंदर एक डिवीजन क्रिएट करके रखते हैं। खैर छोड़ो, आज हम बात करेंगे एंशिएंट तमिलकम के बारे में, मतलब संगम एज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तमिलकम शब्द का मतलब है लैंड ऑफ तमिल पीपल। वेरियस संगम टेक्स्ट लाइक सिलप्पडिकड़म, पुरानानुरु और तोलकप्पियम में इसका वर्णन है। बेसिकली वेंकट हिल्स और कन्याकुमारी के बीच के इलाके को तमिलकम बताया गया है। मतलब आज की एंटायर तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, आंध्रा और श्रीलंका के कुछ हिस्से एंशिएंट तमिलकम के अंदर आता था। ये तो हुई तमिलकम की बात। अब बात करते हैं संगम एज के बारे में। संगम का मतलब तो आप सभी को पता है। यहाँ संगम का मतलब है गैदरिंग या असेंबली। तमिल ऑथर्स की असेंबली को संगम कहा जाता है। बेसिकली संगम्स में बहुत सारे तमिल स्कॉलर्स असेंबल होते थे और लिटरेचर का कंपाइलेशन करते थे। तमिल लेजेंड्स के अनुसार टोटल 3 संगम ऑर्गेनाइज किए गए थे। पहला संगम मदुरई में हुआ था, जो 4440 सालों तक चला था। कहा जाता है कि गॉड्स और सेजेस ने भी इस संगम को अटेंड किया था। और भी कहा जाता है कि ये संगम अगस्त्य मुनि या अगस्तियार के चेयरमैनशिप में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस संगम का एक भी लिटरेरी वर्क एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा संगम कापडापुरम में हुआ था, जो 3700 सालों तक चला था। इस संगम का एक ही लिटरेरी वर्क सरवाइव करता है, तोलकप्पियम, जो तोलकप्पियार ने लिखा था। तीसरा संगम भी मदुरई में हुआ था, जो 1850 सालों तक चला था। इस संगम का बहुत सारे लिटरेरी वर्क सरवाइव करता है। अब बात करते हैं संगम लिटरेचर के बारे में। संगम लिटरेचर को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नैरेटिव टेक्स्ट, जिसे पत्तिनेन मेला कन्नकू यानी 18 ग्रेटर टेक्स्ट कहा जाता है, ये फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। 8 एंथोलॉजीज यानी एट्टुटोगई और 10 इडिल्स यानी पट्टू। डाइडैक्टिक टेक्स्ट, जिसे पत्तिनेन मेला कन्नकू यानी 18 लेजर टेक्स्ट कहा जाता है। तो ओवरऑल है तोलकप्पियम, एट्टुटोगई, पट्टू और पत्तिनेन मेला कन्नकू। इसके साथ ही 2 एपिक्स, सिलप्पदिकड़म और मणिमेगलाई। अब इन सब के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इसे तोलकप्पियार ने लिखा था। ये अर्लीस्ट तमिल लिटरेरी वर्क है। ये बेसिकली तमिल ग्रामर के बारे में है, पर यहाँ से उस समय का कुछ सोशियो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन भी पाया गया है। यहाँ पर एक बात कह लेना जरूरी है। तमिल ट्रेडिशन के अनुसार तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड अर्लीस्ट किताब है अगत्तियाम, पर इसका कोई लिटरेरी वर्क सर्वाइव नहीं करता, बस इसका कुछ वर्सेस ही सर्वाइव करता है। एट्टुटोगई और पट्टू के अंदर आते हैं टोटल ये 18 लिटरेरी वर्क्स। पॉज करके आप पढ़ सकते हो। 18 लेजर टेक्स्ट है ये बेसिकली एथिक्स और मॉरल के बारे में है। इनमें सबसे ग्रेटेस्ट है तिरुक्कुडल, जो तिरुवल्लुवार ने लिखा था। इसे तमिल लैंड्स का बाइबल कहा जाता है। सिलप्पदिकड़म के राइटर है इलंगोअडिगल और मणिमेगलाई के राइटर है सित्तनाई सत्तनार। सिलप्पदिकड़म में कोवलन और कन्नगी के बारे में बताया गया है। कोवलन अपनी वाइफ कन्नगी को छोड़ के कावेरी पट्टिनम के माधवी से प्यार करने लगते हैं। मणिमेगलाई सिलप्पदिकड़म का ही सीक्वेंस है। इसमें कोवलन और माधवी के डॉटर मणिमेगलाई की एडवेंचरस लाइफ के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं संगम एज की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। संगम एरा के दौरान तमिलकम पर मेनली 3 राज्य का शासन था, चेरा, चोला और पांड्या। एक एक के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न डे केरला और कोंगुनाड पर चेरास का शासन था। वंजी इनका कैपिटल था और मुचिरी और तोंडी इनका मेन पोर्ट था। सेंगुट्टेवन चेरा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे। उन्हें रेड चेरा भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, सिलप्पदिकड़म के ऑथर इलंगोअडिगल उनके भाई थे। सेंगुट्टेवन ने अपने किंगडम में वर्शिप ऑफ कन्नगी यानी पट्टनी कल्ट को इंट्रोड्यूस किया था। कन्नगी की मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने हिमालय से विरक्कल्लू लाया था। कहा जाता है कि उनकी इस हिमालयन एक्सपेडिशन के दौरान उन्होंने 2 आर्यन प्रिंस को भी युद्ध में हराया था। मेन बात तो बताना ही भूल गया। चेरा डायनेस्टी के पहले राजा थे उतियन चेरलतन। कहा जाता है कि इन्होंने कुरुक्षेत्र के लड़ाई में भी पार्टिसिपेट किया था। वो ग्रेटेस्ट चोला किंग करिकल चोला के कंटेम्पररी थे।
तमिलनाडु के नॉर्थ ईस्ट हिस्से पर चोलास का शासन था। उरायूर इनका कैपिटल था और पुहार या कावेरीपट्टिनम इनका मेन पोर्ट था। चोला डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे कारिकल चोला। अगनानुडु और पुरनानुडु में उनका वर्णन है। बैटल ऑफ वेन्नी में उन्होंने चेरा, पांड्या और 12 चीफ्टेंस की कन्फेडरेसी को एक साथ हराया था। कहा जाता है कि उन्होंने भी सेंगुट्टवन की तरह नॉर्थ में एक्सपेडिशन चलाया था। पुहार सिटी को उन्होंने ही बनाया था। उनका पावर तो देखो, पूरे श्रीलंका को इन्वेट करके उन्होंने 12,000 सिंहली लोगों को तमिलकम में लेके आए थे। इन लोगों से उन्होंने कावेरी नदी में 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट या तटबंध बनवाए थे। उन्होंने कल्लनाई डैम का भी कंस्ट्रक्शन किया था। तमिलनाडु के दक्षिण हिस्से पर पांड्यास का शासन था। मदुरई इनका कैपिटल था और कोरकई इनका मेन पोर्ट था। कापटापुरम और मदुरई की लोकेशन देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि संगम लिटरेचर को किस डायनेस्टी ने पेट्रोनाइज किया था। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। गवर्नमेंट सिस्टम तो एब्सोल्यूट मोनार्की ही होगा। अब राजा को असिस्ट करने के लिए एक वाइड बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स होते थे, जिनको 5 काउंसिल्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। अमाइचार, अंतनार, तुतार, सेनापति और उरार। पूरे किंगडम को मंडलम कहा जाता था, लाइक चोला मंडलम, पांड्या मंडलम आदि। हर एक मंडलम प्रोविंस या नाडु में डिवाइडेड था। टाउन्स को उड़, बड़े गांव को पेड़ार, छोटे गांव को सिरुड़ और पुराने गांव को मुरुड़ कहा जाता था। इसके साथ ही कोस्टल टाउन्स को पट्टिनम और हार्बर एरियाज को पुहरावास कहा जाता था। तोड़कप्पियम में लैंड का 5 डिवीजन बताया गया है: कुरिंजी, मुल्लई, मरुदम, नेडल और पलई। तोड़कप्पियम में 4 कास्ट का भी वर्णन किया गया है: अरासार, अंतनार, वणिगढ़ और वेल्लालार। रिलीजन के मामले में तमिलकम की सोसाइटी खिचड़ी की तरह था। फिर भी मुरुगन, शिवन और विष्णु ही मेन डेटीज थे। इनकम का मेन सोर्स था लैंड रेवेन्यू और फॉरेन ट्रेड के ऊपर लगाए गए कस्टम ड्यूटीज। युद्ध में लूटा गया सामान भी इनकम का एक और बड़ा सोर्स था। तमिलकम मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था। राइस इसकी मेन क्रॉप थी। वैसे तो बहुत सारी चीजों के लिए तमिलकम मशहूर था, लेकिन फॉरेन मार्केट में तमिलकम की सबसे ज्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट था मसाले और उरायूर की कॉटन फैब्रिक्स। चेरास की मुचिरी और तोंडी, पांड्यास की कोरकाई और चोरस की कावेरीपट्टिनम पोर्ट्स के थ्रू इंटरनल और फॉरेन दोनों तरह का ही व्यापार होता था। तमिलनाडु में ऐसे बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं जो वेरियस रोमन एम्पायर्स द्वारा इशू किए गए थे। ये चीज तमिलकम की ह्यूज फॉरेन ट्रेड वॉल्यूम को दर्शाता है। और हाँ, तमिलकम मोस्टली गोल्ड, घोड़ा और वाइन इंपोर्ट करता था। तो ये थी कुछ बातें अबाउट एंशिएंट तमिलकम। अब बात करते हैं किन किन नॉन तमिल इंस्क्रिप्शंस और किताबों में तमिलकम का वर्णन मिलता है। अशोकन इंस्क्रिप्शन और खारवेला की हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन में तमिलकम का वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज की राइटिंग में पांड्यास का जिक्र है। इसके अलावा पांड्यास द्वारा ऑगस्टस के कोर्ट में एम्बेसी सेंड करने का वर्णन हमें हिस्टोरियन स्ट्रैबो के राइटिंग से मिलता है। वैसे देखा जाए तो तमिलकम के साथ रोमन्स का बहुत करीबी रिश्ता था। रोमन्स ने मुचिरी में तो एक ऑगस्टस की टेम्पल भी बनवाया था। तमिल सिविलाइजेशन और लिटरेचर की इतनी अर्ली डेवलपमेंट तमिल को तमाम इंडियन जातियों और भाषाओं से यूनिक बनाता है। संस्कृत इरा का केवल एक ही लैंग्वेज आज सरवाइव कर रहा है और इसीलिए ही आज के समय कुछ तमिल्स के अंदर सॉफ्ट सेपरेटिज्म दिखाई देता है। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।